Congress has now received one more income tax notice. किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया। जमनालाल बजाज के समय के भी नोटिस हमें आएंगे, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ मुझे मुश्किल है, न पूछो मेरी मुश्किल। आसान भी हो काम तो आसान नहीं होता। नातिक गुलावटी का शेर इन दिनों कांग्रेस पार्टी की हालत पर एकदम फिट बैठता है। पिछले 10-12 सालों में इस पार्टी को हर मोर्चे पर चोट पहुंची है। कई राज्यों में चुनाव हारी है कांग्रेस, जिन राज्यों में जीत गई वहां नेताओं ने बगावत कर सरकार गिरा दी, विधायक टूट गए। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट आई। जो पार्टी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है उसे टीएमसी जैसी एक रीजनल पार्टी के लगभग बराबर चंदा मिला। ऊपर से पार्टी के नेताओं पर इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी के मुकदमे चल रहे हैं और अब चुनाव से चंद दिन पहले पूरी पार्टी ही इनकम टैक्स के घेरे में आ गई है। क्या हुआ है, इसको जानने से पहले एक रोचक बात आप जानिए। हम साल भर मेहनत करते हैं और फरवरी में इनकम टैक्स देते हैं। अब हमारे दिए टैक्स से ही सरकार चलती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बाद भी कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगभग 3,567 करोड़ के जुर्माने का नोटिस भेजा। कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज किए और तो और कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि बैंक में रखे पैसों से थोड़ा बहुत जुर्माना भी वसूल लिया। तो सवाल उठता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी की कमाई पर टैक्स नहीं लगता तो कांग्रेस को आईटी का नोटिस क्यों मिला है? नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो आसान भाषा में, जिसमें आज हम जानेंगे कांग्रेस को मिलने वाले इनकम टैक्स नोटिस का पूरा तिया पाचा। चूंकि बात टैक्स की होनी है, इसलिए पहले समझते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की आमदनी क्या होती है। टैक्स हमेशा आमदनी पर लगाया जाता है, तो सबसे पहले सवाल यह आता है कि पॉलिटिकल पार्टियों की आमदनी क्या है। अब चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो या कोई बिजनेस संस्थान हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी, सबकी आमदनी वो कितना टैक्स देंगे और टैक्स में कितनी छूट मिलेगी, इन सभी बातों के लिए देश में कानून है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस कानून के सेक्शन 13A के अनुसार पॉलिटिकल पार्टियों की कुछ इनकम सोर्सेस को टैक्स फ्री किया गया है, जैसे किसी व्यक्ति से मिले चंदे से होने वाली आय, घर की संपत्ति से होने वाली आय, कैपिटल गेन्स माने किसी भी एसेट को बेचने से होने वाला फायदा, एसेट माने पूंजी। यानी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी किसी पूंजी जैसे कोई पार्टी ऑफिस या कोई जमीन बेचती है तो उससे होने वाले मुनाफे को कैपिटल गेन्स कहेंगे। इस तरह अर्जित की गई इनकम पर भी पॉलिटिकल पार्टी को टैक्स नहीं देना पड़ता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोई व्यक्ति अगर अपनी पूंजी बेचता है और उससे कमाई होती है तब उसे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। इस कानून के तहत ये समझ आता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। टैक्स ना देने के लिए कुछ और जरूरी शर्तें भी हैं। सबसे पहली शर्त है इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन। देश में चुनाव और राजनीतिक दलों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक विशेष कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 29A। इसके अनुसार देश में मौजूद राजनीतिक दलों को अगर कुछ बेनिफिट्स चाहिए, जैसे पार्टी सिंबल मिलने में वरीयता चाहिए या फिर टैक्स में छूट चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी अकाउंट बुक्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स को लगातार अपडेट रखना होता है, जिससे आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स के अधिकारी आमदनी का हिसाब चेक कर सकें। अब ये अकाउंट बुक्स क्या होती हैं? किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास कई जगहों से पैसा आता है और कई जगहों पर ये पैसा खर्च होता है। इस आय और खर्च का हिसाब कई ढंगों से रखा जाता है। इन अलग अलग रिपोर्ट्स को अकाउंट बुक्स कहते हैं, उदाहरण के तौर पर बैलेंस शीट। तीसरी शर्त, इन अकाउंट बुक्स में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र होना, जैसे 20,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन अगर हुआ है तब डोनर का नाम और एड्रेस का लेखा जोखा रखना भी ज़रूरी है। अब आप सोच सकते हैं कि चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे, फिर ये अलग चंदा क्या है? दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड्स सिर्फ एक जरिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अलावा चेक और कैश से भी पार्टी चंदा ले सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बस फ़ायदा ये था कि पार्टी को इलेक्टोरल की डिटेल्स देनी ज़रूरी नहीं है। मसलन जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे उसका नाम पता दर्ज करने की ज़रूरत नहीं। इनकम टैक्स विभाग आपसे वो जानकारी मांगता। हालांकि अगर चेक से पैसा आया है तो सारी डिटेल्स रखनी ज़रूरी है। चौथी शर्त है सभी अकाउंट बुक्स का ऑडिट। पॉलिटिकल पार्टियों को अपने अकाउंट बुक्स का ऑडिट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना होता है। पांचवी शर्त, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैश के माध्यम से 2,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन नहीं ले सकती। छठी शर्त,
एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपए से ज़्यादा के सभी डोनेशंस का पूरा लेखा जोखा इलेक्शन कमीशन को देना अनिवार्य है। ये जानकारी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन से पहले इलेक्शन कमीशन को सौंपनी होती है। अगर ये सभी शर्तें कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरी कर लेते तो उसे टैक्स नहीं भरना पड़ता। लेकिन इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और है, इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग। भले ही अभी बताई गई सभी शर्तें कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरी कर दे, लेकिन सेक्शन 13A के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न को डेडलाइन से पहले वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं भरती है तब उसे टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा। समझाते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न एक तरीके का फॉर्म है जिससे ये समझ आता है कि किसी व्यक्ति या संस्था की एक साल में कितनी आमदनी हुई है। इस फॉर्म के जरिए व्यक्ति या संस्थान कुछ चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, जैसे अपनी आमदनी, टैक्स में मिलने वाली छूट और टैक्स कितना भरा गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139(4)B के हिसाब से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स में छूट चाहिए तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। इस फॉर्म पर पार्टी के ट्रेजरर के हस्ताक्षर होते हैं। अब कांग्रेस के केस में क्या हुआ, क्यों उन्हें लगातार नोटिस आ रहे हैं, इसे एक्सपर्ट से समझते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ईयर 1994 एंड 1995 का भी केस चल रहा है, ईयर 2007 का भी केस चल रहा है। सो इट्स नॉट द मैटर कि सिर्फ आज ही का कोई केस चल रहा है, ये पुराना भी चल रहा है भैया, 1994-95 का भी केस चल रहा है। सर अब ये हाईलाइट ही अब हो रहा है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि हाईलाइट अब ये पॉलिटिकल इलेक्शंस के टाइम पे किया जा रहा है, ये पॉइंट आपका वैलिड बनता है। लेकिन कांग्रेस ने क्या गलती की होगी, या तो उन्होंने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया 20,000 रुपए से ऊपर की जो डोनेशन ले रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास जो न्यूज आ रही है, जितना भी मैटर पब्लिक में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग एक तो उन्होंने कैश में डोनेशंस ली हुई है। अच्छा दोस्तों, एक और पॉइंट है, जो आपने डोनेशंस ली ना कैश में या कैसे भी करके बैंक से जो ली, उनको इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन मिल जाती है 80 GGB 80 GGC। मतलब मैं राहुल गुप्ता कांग्रेस पार्टी को अगर डोनेट करता हूँ 1 लाख रुपए बाय चेक, तो मैं क्या करूंगा, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर उसको डिडक्शन अलाउ करूंगा और उस पर मेरे को इनकम टैक्स में बचत होगी, प्रोवाइडेड कि मैंने वो पैसा चेक से दिया हो या बैंक ड्राफ्ट से दिया हो। अगर मैं कैश में दे रहा हूं तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब आप समझ पा रहे हो, तो कैश में डोनेशन क्यों देगा बंदा, दिस इज सस्पिशियस, जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोल रहा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला कि भैया देखो आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, ये जितनी भी कंडीशंस थी ये सेटिस्फाई नहीं करी, आपने कैश में डोनेशन ले ली, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको सेक्शन 13A के तहत जो एग्जेम्पशन थी वो हटा रहा हूं और आपकी सारी इनकम्स पे आपसे टैक्स मांगता हूं। अब यहां पे कांग्रेस फंस रही है, जिसका वो जवाब नहीं दे पा रही है या ठीक जवाब नहीं आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डाटा कहां से आया, उन्होंने अलग अलग जगह पे कांग्रेस के ऑफिस पे रेड की, जहां से उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ मिले हैं, जिसके बारे में अभी तक क्लियर कट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंची है। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कांग्रेस के बीच में ही इंटरवेंशन हो रही है, आपस में बातचीत चल रही है। कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि फिलहाल एक राहत भरी खबर भी आई है। 1 अप्रैल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि चुनाव होने तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा। इस मामले में आगे क्या होगा, इस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। सारी डिटेल्स आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएंगी। बहरहाल आसान भाषा के इस एपिसोड में इतना ही। ये आपके लिए लिखा था हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लर्नर टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।